अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसके लोन की प्रोसेस क्या है, अगर आपके पास इनफ फंड्स नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको हम डिटेल में बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस है। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे मैसेज किए थे कि हमें स्टडी लोन के बारे में वीडियो चाहिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे लोन मिल सकता है ना। तो मैंने भी अपनी रिसर्च की, कुछ दोस्तों को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली वैष्णवी, सी इज़ वैष्णवी। हाय। तो ये आज हमें बताएगी कि इसने अपना स्टडी लोन कैसे अप्रूव करवाया था, क्या प्रोसेस था, क्या दिक्कतें आई, कैसे कौन सा कोर्स किया, कहाँ पे कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, तो पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको भी स्टडी लोन मिल सके और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो कितने साल पहले आए थे आप कनाडा और कैसे आपने सारा प्रोसेस किया? तो मैं कनाडा आई जनवरी 2020 में एंड नाइग्रा कॉलेज में मेरी स्टडी स्टार्ट थी। एजुकेशन लोन का प्रोसेस उससे पहले 6 महीने ऑलमोस्ट मेरे को लग गए थे एजुकेशन लोन लेने में। उससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से की थी एंड मैंने 1 साल काम भी किया था इंडिया में। तो मेरा जो कोर्स था वो कनाडा में सिर्फ 1 साल का था। तो अगर जनवरी इनटेक में ट्राई कर रहे हो कि आपने जैन इनटेक में आना है, तो आप अभी से अगर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे तो जैन इनटेक तक आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्योंकि लोन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो बताएंगे आपको कौन कौन से स्टेप हैं। बट अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दें अपना प्रोसेस। तो अगर मैं स्टडी लोन लेना चाहता हूँ कि अगर आज पहला दिन है और मुझे पता चला कि मैं स्टडी लोन ले सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं क्या करूँ कि मुझे उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँ स्टडी लोन के लिए? सो फर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से होगी आपका आइल्स। कि इससे पहले कि आप एजुकेशन शुरू करो आपको आइल्स देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत के बाद 8 बैंड्स आए एंड आई थिंक उसने मेरी बहुत हेल्प की एक अच्छा कॉलेज स्कोर करने में एंड एक अच्छे बैंक से लोन प्रोवाइड करवाने में खुद को। सो मेहनत करके आइल्स दो, अच्छे स्कोर्स लो, ताकि जैसे आपका आइल्स का रिज़ल्ट आए आप एक एजेंट के पास जाके चेक कर सको कि आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल हो एंड कौन से कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप उससे पहले तो आप सोचो ही मत कि मैं लोन के लिए कुछ भी करूँ ना। अगर एक बार आपके पास अपना आइल्स का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप एजेंट से मिलो, अपनी खुद की रिसर्च करो कि मुझे कौन से कॉलेज का ऑफर लेटर चाहिए या मुझे आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए स्टडी। अगर आपने जो भी स्टडी पीछे कर रखी है, मतलब कि किसी ने एग्रीकल्चर में कर रखी है, तो मेक श्योर कि आपका अगला कोर्स भी एग्रीकल्चर में हो। हॉस्पिटलिटी कर रखी है तो हॉस्पिटलिटी में हो, ताकि आपके वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाए। ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, ऑफर लेटर में दिक्कत नहीं आएगी। बट जब मतलब कि ऑफिसर आपको चेक करेगा तो उस टाइम आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप ये प्रॉपर चेक करो कि आपका कोर्स रेलेवेंट है। आइल्स करने के बाद एजेंट से मिलो, मिलने के बाद अपना ऑफर लेटर अप्लाई करो। ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद क्या करना चाहिए? जैसे आपने ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया है, आप उसी टाइम अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर दो कि कौन सा बैंक आपके नियरेस्ट है, कौन से बैंक से आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड कौन से बैंक का प्रोसेसिंग टाइम आपके जो टाइम पीरियड आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको मैच करता है। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ट्राई किया करो कि आप अपनी होम ब्रांच में ही ट्राई करें। होम ब्रांच ज़रूरी है आपके लिए लोन के लिए, क्योंकि आप अगर कोई भी ब्रांच में अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आएगी, आपको आपके पास प्रूफ नहीं होगे ना आपकी हर चीज़ के। इसलिए आप ट्राई किया करो कि जिस होम ब्रांच में आपका सब कुछ चल रहा है उसी में ज़्यादा ट्राई करो। और दूसरी चीज़ है कि जिसमें आपके पेरेंट्स के या किसी का भी कोई भी लोन चल रहा है, प्रॉपर्टी लोन चल रहा है, किसी भी तरह का लोन चल रहा है, तो उसी बैंक से ज़्यादा ट्राई किया करो। वहाँ पर आपके सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने मतलब कि कौन से बैंक से लोन लिया था? तो मैंने SBI लिया है। जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे मॉम डैड का SBI में उनका सैलरी अकाउंट था, सो वो बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे एजुकेशन लोन अप्लाई करने में, क्योंकि वो सेम बैंक के थे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आपका SBI भी नहीं है तो आप उस बैंक में जाओ जहाँ से आपके मॉम डैड ऑलरेडी अपना अकाउंट चला रहे हैं, ताकि ईज़िली डॉक्यूमेंट्स अवेल किए जा सकें। तो मेन रीज़न आपके पेरेंट्स का अकाउंट होना SBI में था या फिर कोई और भी था? मतलब कि इंटरेस्ट रेट वगैरह भी मैटर करते हैं? तो इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि SBI गवर्नमेंट बैंक है एंड उनका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। मैंने सारे बैंक्स देखे, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड था ऑफर लेटर के बीच में। जब मैंने अप्लाई किया और जब ऑफर लेटर आया, आई हैड अबाउट 2-3 वीक्स।
सो इसलिए मैंने सारे बैंक्स चेक किए, पर्सनली गई, एंड उसका मेरे को पता लगा कि SBI आपको अराउंड 9 to 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आपके ओवरसीज़ एजुकेशन लोन में। वहीं ICICI या फिर HDFC ये आपको चार्ज करते हैं मिनिमम 13 to 14% इंटरेस्ट रेट, एंड वो बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट दैट यू आर टेकिंग। सो इसलिए आई वेंट विद SBI, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर गर्ल्स लाइक मी इज़ कि SBI आपको 0.5% का आपको डिस्काउंट भी देता है इफ़ यू आर अ गर्ल चाइल्ड। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रो व्हेन यू अप्लाइंग फॉर एन एजुकेशन लोन। तो ओके, कहने का मतलब यही है भाई कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च करो, 100% रिसर्च करो, क्योंकि फालतू पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता कि आपको लग रहा है ना 10% और 14% में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और बाद में जब हम पे करते हैं तब दिक्कतें आती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही पूरी रिसर्च कर लो डिटेल में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फिर इनके लोन का प्रोसेस क्या है? मतलब कि एक बार आपने डॉक्यूमेंट शो किए SBI बैंक को, मतलब कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप बैंक के पास जा रहे हो, तो आपको अपने खुद के पर्सनल सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी TRF, IELTS स्कोर और आपको अपना ऑफर लेटर चाहिए उनको शो करने के लिए कि आपको कितने पैसे का लोन चाहिए और आपकी कितनी फ़ीस है। तो उसके बाद अगर जब आप बैंक पहुँचे तो आपने उनको मतलब कि आपको क्या प्रोसेस रहा उसके बाद? सो बैंक जाते ही सबसे पहले वो आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपके पास आपका ऑफर लेटर है या नहीं है। अगर आपके पास आपका ऑफर लेटर नहीं है, वो आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप वापस आओ जब आपके पास लेटर होगा। सो मेक श्योर कि आप जब जा रहे हो अपना ऑफर लेटर साथ लेके जाओ, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स, आपके IDs, आपके जो जितने भी आपके गवर्नमेंट IDs हैं वो आपके साथ होने चाहिए। एंड दे विल आस्क यू टू मेक एन अकाउंट ऑन विद्या लक्ष्मी, जो एक गवर्नमेंट की ऐप है हमारे इंडिया में, जिसके थ्रू आप सारे बैंक्स जो आपको लगता है कि जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ के लिए अपनी प्रोफाइल बनाते हो। एज सुन एज यू मेक योर प्रोफाइल, आप बैंक सिलेक्ट करते हो कि आप कौन से बैंक्स में एजुकेशन लोन अप्लाई करना चाहते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सारी डिटेल्स करेक्टली भरो, बहुत ध्यान से भरो, क्योंकि मुझे याद है कि आपका जो विद्या लक्ष्मी का अकाउंट नंबर है वो आपकी एजुकेशन लोन की प्रोफाइल में जाता है, एंड दे टेक ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, जो आपने खुद अपने हाथों से भरी है। सो सबसे पहला पार्ट होगा विद्या लक्ष्मी का अकाउंट। तो मैं इस विद्या लक्ष्मी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो विद्या लक्ष्मी एप्लीकेशन है ना, वो आपके लोन की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी काम नहीं करी तो आपका लोन नहीं अप्रूव होगा। तो मिस्टेक मत करना, मतलब कि आज मैं आपको दे रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप उसमें रैंडम अपनी डिटेल्स मत भरना जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये मेरी डिटेल्स करेक्ट है। क्योंकि वही नंबर जो विद्या लक्ष्मी एप्लीकेशन में जब आप अपने सारी डिटेल्स भरोगे तो वो आपको एक नंबर देगा, अकाउंट नंबर। तो वही अकाउंट नंबर के थ्रू आपको बैंक अप्रोच करेंगे कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं आपकी स्टडीज़ के लिए। एंड अगर आप किसी भी बैंक में भी जा रहे हो तो वो भी आपको बोलेंगे कि हमें विद्या लक्ष्मी में आपने अप्लाई किया या नहीं किया, तो वो भी आपसे वो नंबर मांगेंगे। तो वो नंबर के थ्रू वो आपकी पूरी डिटेल्स पुल आउट करेंगे। और ध्यान रखना कि जो आपने ऑफर लेटर अप्लाई करने के टाइम अपनी डिटेल्स डाली है वो सेम डिटेल्स ही आपकी विद्या लक्ष्मी एप्लीकेशन में हो। अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्ट्रोडक्टरी डाल रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी हर जगह, आपको फिर धक्के खाने पड़ेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपनी पूरी डिटेल्स प्रॉपरली सही डाल रहे हैं। ओके, तो आपने विद्या लक्ष्मी का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर मिल गया, तो फिर उसके बाद बैंक पहुंचने के बाद विद्या लक्ष्मी का एक चीज़ है कि आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। एक बार ही आपने अपना आधार कार्ड, अपने सारे डिटेल्स डाल दी, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई अगेन। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ सही से कर दें। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक एक और है कि अगर आपके पास अगर आप जा रहे हो बैचलर्स के लिए, PhD के लिए या फिर मास्टर्स के लिए, तो आपको एजुकेशन लोन के लिए कुछ बैंक्स कंसिडर करते हैं, वरना यू वोंट बी एलिजिबल। मेरे केस में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था, इसलिए उन्होंने कंसिडर कर लिया। बट जब हम डिप्लोमास के लिए जाते हैं, 1 year 2 year डिप्लोमास, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको लोन के लिए कंसिडर ना करें। सो मेक श्योर कि आपका जो कोर्स है वो एलिजिबल है, एंड इसीलिए आपका ऑफर लेटर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एजुकेशन लोन की बात करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको हमने पहले बताया था कि जब आप अपने एजेंट से अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर उससे प्रॉपर डिस्कशन करें कि मुझे स्टडी लोन लेना है, उसके थ्रू जाना है, तो मेरा कोर्स एलिजिबल है उसके लिए या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास है 2 साल के जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं होते, जिनके लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देता। प्राइवेट बैंक शायद दे दें, वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉपरली कौन सा बैंक दे रहा है, बट SBI बैंक ने इनको बोला था कि वो नहीं देते हैं उस चीज़ में, उस केस में।
तो उनके क्या क्या प्रोसीजर, मतलब कि कितना लोन वो किस बेस पे देते हैं, वो कितने कितने लोन मिल सकते हैं? ओके, सो अगर आप ओवरसीज एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन जो आप ले सकते हैं। एक है जब आप 7 लाख से नीचे का अमाउंट का एजुकेशन लोन ले रहे हैं, जिसमें आपको आपके किसी एक पेरेंट को आपका को बोरोवर बनना पड़ता है। एंड अगर वहीं आप 7 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपके पेरेंट्स को बोरोवर तो होंगे, साथ में आपको एक गारंटी देनी पड़ती है प्रॉपर्टी की, ताकि आप अपने उस लोन के अमाउंट को बैकअप कर सकें। मेरा लोन 7 लाख से ऊपर था, सो वी हैड टू पुट इन हमारी प्रॉपर्टी, ताकि मेरे मॉम डैड उसको एज अ बैकअप प्लान हमारे बैंक को दे सकें। तो को-बोरर का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स गारंटी ले रहे हैं आपकी कि अगर ये नहीं पे करेगा तो हम पे करेंगे, तो वो इसका मतलब है। बट हाँ, अगर आपका 7 लाख से नीचे का लोन है तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी शो जरूर करनी पड़ेगी। अगर 7 लाख से ऊपर का है तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखनी पड़ेगी, तो वो उनको देने पड़ेंगे ताकि कि आप लोन प्रॉपरली पे करो। तो आपका लोन मतलब कि उसके बाद क्या रहा, जब आपको उन्होंने बताया, आपने डिसाइड किया, तो उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और कैसे कैसे प्रॉपर्टी आपने शो की? सो डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो मेरी सारी गवर्नमेंट आईडीज़ जो मेरी इंडिया में थी, मेरा आधार, पैन कार्ड, मेरा पासपोर्ट, उनने सबकी ओरिजिनल्स एंड उनकी डुप्लिकेट्स उन्होंने मांगी थी। ओरिजिनल्स दिखाने के लिए एंड डुप्लिकेट्स ताकि वो अपने पास रख सकें, उनकी फ़ोटोस्टेट कॉपीज़। साथ में मेरे मॉम डैड की उनकी मंथली सैलरी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स, उनके टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने लिए थे हम लोगों से। नॉट इनिशियली बट जब आपका लोन एक बार अप्रूव होने वाला होता है, वो आपके मॉम डैड की डॉक्यूमेंट्स तब आपसे मांगेंगे। साथ में गई थी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स कि आपके पास आपके कितने एसेट्स हैं, एंड आपकी मॉम डैड की नेटवर्थ अगर आप लगाओ तो पेपर वाइज आपके मॉम डैड की नेटवर्थ कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और जिनके मतलब कि पेरेंट्स जॉब नहीं करते, उनके लिए ऐसा होता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स दें और उनकी एनुअल इनकम कितनी आ रही है उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। मतलब कि आपने टैक्स फाइल किया है या नहीं किया, जो मतलब कि प्रॉपर जे फॉर्म्स वगैरह टैक्स फाइल किया होता है, तो वो भी आप अपनी मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। वो भी एलिजिबल है, वो भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सैलरी वाले ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स मतलब कि दिखाने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी चेक करने आते हैं प्रॉपरली? यस। सो एक बारी जब आपका लोन प्रोसेस हो गया, उन्होंने आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लिए, इट्स अबाउट अ मंथ का प्रोसीजर, जब आपको वो बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो ये था कि वो बैंक ने, जो मेरा होम टाउन था, जो मेरा बैंक ब्रांच था, उनके थ्रू उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही हैं कि नहीं है। साथ में उन्होंने प्रॉपर्टी की चेक की, तो उनको आपकी प्रॉपर्टी की लाइन चाहिए होती है, एंड साथ में ब्लूप्रिंट लेते हैं वो, जो कि एक एसएचओ से, एक तहसीलदार से वेरीफाई करवाया हुआ होता है। बैंक का एक ऑफिशियल जाता है, वो उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से चेक करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं उससे वो प्रॉपर्टी मैच करती है या नहीं करती है। एक बारी वो सब कुछ अप्रूव होता है तभी एजुकेशन लोन जो है फाइनल होता है, वरना अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक दे वोंट कंसिडर यू फॉर द लोन। ओके, तो ध्यान रखना कि आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि इसमें प्रॉपरली आपकी हर चीज़ चेक होती है। कोई भी अगर दिक्कत है तो उसी टाइम आपके लोन को रिजेक्ट कर देंगे, और मतलब कि मेरे ख्याल में वो आपको इम्पैक्ट देगा हर चीज़ में। और बैंक भी डिटेल्स अपनी मतलब कि आई डोंट नो वो शेयर करते हैं नहीं करते, बट आपको हर जगह दिक्कत आएगी क्योंकि आपने वो डिटेल्स विद्यालक्ष्मी ऐप में डाल रखी है। तो आपका मतलब कि लोन अप्रूव हो गया था इजीली, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी चेक होने के बाद लोन इजीली अप्रूव हो गया था? नहीं, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि हमारे पास हमारा ब्लूप्रिंट नहीं था। सो मेक श्योर कि जब आप रजिस्ट्री के लिए आपकी प्रॉपर्टी डाल रहे हो एंड आप सारी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो आपके पास सब कुछ उस टाइम पे अवेलेबल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप अवेलेबल हो। ये जितना भी प्रोसेस है उसमें अगर 3-4 महीने का प्रोसेस लग जाता है, जैसे एसबीआई में प्रोसेस बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे एलिजिबल हो जब सारा प्रोसेस चल रहा है। मुझे याद है मेरे को बहुत बारी बैंक ने खुद बुला के मेरे से सिग्नेचर्स लिए हैं, कभी एकदम से रैंडम, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट होता था तो यू शुड बी अवेलेबल देयर ताकि आपका लोन प्रोसेस डिले ना हो। एंड आफ्टर अबाउट 2 मंथ्स मेरा लोन क्लियर हो चुका था, मतलब मेरे को सारा प्रोसेस हो चुका था। एंड देन उन्होंने मेरे मॉम डैड को बुला के, उन्होंने हम सबसे सिग्नेचर्स लेके फाइनल जो डिटेल्स थी कि हमारा कितना लोन है, हमारा क्या फाइनल इंटरेस्ट रेट है एंड कितना लंबा प्रोसेस होगा लोन का, वो उन्होंने सारा कुछ हमसे शेयर किया था।
तो कितने लाख का लोन अप्रूव हुआ था आपका? मैंने लोन लिया था अबाउट 13 lakhs का, जिसमें मेरी फ़्लाइट की टिकट्स मैंने इंक्लूड करवाई थी एंड मैंने अपनी GIC इंक्लूड करवाई थी अलॉन्ग विद माई कॉलेज की फ़ीस। लास्ट में मैंने फ़्लाइट हटा दी थी, बट अबाउट 13 lakhs का लोन था एंड इंटरेस्ट रेट मेरा था अबाउट 9.5%। इसके बाद ये इंटरेस्ट रेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं ये पूरा अपना जो लोन है अगर मैं पूरे गिवन टाइम में पे करती हूँ तो इट विल बी अराउंड 27 lakhs। सो मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट रेट बहुत ध्यान से देखें कि आप ज़्यादा ना पे करें। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब एक बार आपकी स्टडी पूरी होगी, वो आपको 15 साल का टाइम देते हैं लोन पे ऑफ करने का मिनिमम। बट क्या है कि जिस दिन आपकी स्टडी पूरी होगी आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे करना स्टार्ट कर दें, ताकि जो आपकी अमाउंट रियल अमाउंट है उसमें थोड़ा घटता रहे और आपको इंटरेस्ट रेट कम लगे। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि कुछ बैंक GIC कवर करते हैं, कुछ बैंक GIC कवर नहीं करते। वो डिपेंड करता है, आप पहले उनसे डिस्कशन कर लें आपने GIC कवर करवानी है या नहीं करवानी। मोस्ट ऑफ द बैंक है वो ओनली फीस कवर करते हैं। कुछ ही बैंक है जो GIC भी कवर करते हैं, आपकी टिकट्स भी कवर करते हैं, एवरीथिंग कवर करते हैं। तो वो आप प्रॉपरली स्टडी करें उस चीज़ के बारे में। एंड आपको 13 लाख का लोन मिल गया था, उसके बाद मतलब कि कॉलेज बैंक अपनी डायरेक्ट कॉलेज को फीस पे करता है या आपको मतलब कि आपके अकाउंट में डाल देते हैं वो डायरेक्टली 13 लाख रुपए और आप फीस पे करते रहो? एंड साथ में कोई ऐसी अमाउंट है क्या जो आपको भी पे करनी पड़े, या कॉलेज और कॉलेज की फ़ीस एंड GIC सब कुछ कवर करता है बैंक? नहीं। कॉलेज की जो GIC है, जो गवर्नमेंट की जो GIC है वो मोस्टली बैंक्स कवर नहीं करते हैं। डिपेंड्स बैंक टू बैंक उनके क्या प्रोसेस है। मेरे केस में 13 लाख का लोन था। मुझे नहीं पता था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि आई थिंक डू माई रिसर्च करेक्टली, बट बैंक ओनली पेज 85% ऑफ द अमाउंट अगर आपका इंटरनेशनल लोन है। अगर वो 7 लाख से ऊपर है तो वो 15% जो है वो हमें देना पड़ेगा एंड दे हैव टू पे द 85%। मेरी जो फ़ीस गई थी वो उन्होंने हमारे अकाउंट में डलवाया था। जैसे 5 लाख की पहली फ़ीस थी एंड एक डेडलाइन थी, तो उन्होंने अबाउट 4 lakhs उन्होंने पे किया एंड बाकी जो अमाउंट था हमने खुद डाल के हमने खुद फ़ीस करवाई थी। मेक श्योर कि आप अपने बैंक से पहले डिस्कस कर लें कि वो आपकी फ़ीस भेजेंगे या नहीं, एंड जो उनका भेजने का प्रोसेस है वो कितना लंबा है, क्योंकि बैंक्स वायर के थ्रू भेजते हैं एंड वायर टेक्स अबाउट 3 to 5 days फॉर इट टू रीच आपके कॉलेज में। बट कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम ले लेती है, इसलिए आप अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर SBI बैंक का प्रोसेस लंबा है तो आप मेक श्योर करना कि आपके ऑफर लेटर एक्सपायर ना हो जाए आपकी लोन आते आते ना। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपकी सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, आपके पास मिस्टेक के चांसेस नहीं होते जब आप ऐसे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो उसके बाद आपकी कॉलेज ने फ़ीस पे कर दी, आपने मतलब कि आपके अकाउंट में डाल दिया, फ़ीस पे हो गई। वीज़ा आने में कितना टाइम लगा? तो वीज़ा आपका तब अप्लाई होता है जब आप GIC दे लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अपनी GIC पे करें एंड फिर जब आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। मेरे वीज़ा आने को इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट वीज़ा जो मेरे को मिला। मेरा कॉलेज 3rd से शुरू था एंड मेरा वीज़ा लेट था बिकॉज मेरा एजुकेशन लोन थोड़ा सा लेट था। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता, अगर आपके पास बहुत टाइम पड़ा है आपके इनटेक के लिए, आप SBI जैसे बैंक जो कि गवर्नमेंट बैंक है जिनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, आप इनके थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आपके पास कम टाइम है और आपका कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आई वुड रिकमेंड गोइंग थ्रू अ प्राइवेट बैंक जैसे HDFC या कोई भी प्राइवेट बैंक इंडिया में, क्योंकि वो जल्दी लोन क्लियर करते हैं। उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बट वो लोन जल्दी क्लियर करेंगे आपके लिए। तो अगर मैं पूछूं कि ऑफर लेटर अप्लाई करने से वीज़ा आने तक का कितने महीने लगे थे टोटल? मेरे को अबाउट 4-5 months, क्योंकि मेरी थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी। बट आई थिंक इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months ये पूरे प्रोसेस में IELTS के बाद। IELTS करके ऑफर लेटर अप्लाई करना, देन एजुकेशन लोन, फिर सारी डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करके वीज़ा अप्लाई करके अबाउट 3-4 months। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहूँगा मैं, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप ऐसे मत करना कि किसी भी रैंडम एजेंट के पास चले गए और उसको बोल दिया कि भाई मेरी प्रोफाइल बना दे और मेरी डाल दे एप्लीकेशन, क्योंकि कुछ लोग उनको पता चल जाता है लोन ले रहे हो, आपके पास पैसे वैसे का कुछ भी ज़्यादा मांग लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर अपनी रिसर्च किया करो एजेंट के बारे में एंड देन अप्लाई। तो अब भाई हमने लोन तो ले लिया, वो देना भी है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि वो देना कैसे है, क्योंकि रखने तो देंगे नहीं वो, तो उसका क्या प्रोसीजर है देने का?
सो लोन लेने के 18 महीने बाद आप पेमेंट शुरू करते हैं। मेरे केस में मेरा लोन नवंबर में पास हुआ था। सो नवंबर से अब नेक्स्ट मंथ मई में मैं अपना लोन जून में अपना लोन पे करना शुरू करूँगी। सो यूजुअली बैंक्स का होता है या तो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के 1 साल बाद या फिर लोन लिए के 18 महीने बाद आपको पेमेंट करनी शुरू करनी पड़ती है। एंड आप प्री पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे आपने लोन लिया, अगर आपके पास पैसे हैं तो 3 महीने के बाद आप एक लमसम अमाउंट उनको पे कर सकते हैं ताकि आपका प्रिंसिपल कम हो जाए, इंटरेस्ट सेम रहे, बट आपका ईएमआई थोड़ी सी ईएमआई पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपका जो टोटल अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप कैसे स्टडी लोन ले सकते हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए। एंड मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने विद्यालक्ष्मी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पर आप जाके चेक करें, बट उसका मिसयूज़ ना करें, प्रॉपर्ली उसको यूज़ करें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं डॉक्यूमेंट सारे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब कि इनसे मैंने लिए हैं डॉक्यूमेंट कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे पूरे प्रोसेस के लिए, तो मैंने उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। और किसी को पर्सनली चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं हमारी दोनों की आईडी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है कि मुझे तो जैसे मर्जी मैसेज कर लेना, बट इन थोड़े काम में बिजी रहते हैं, तो आप अपनी कोई भी आपको क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेरी है तो उसको आप प्रॉपर एक मैसेज बनाओ और मैसेज बना के इनको सेंड कर देना। जैसे इनको टाइम लगेगा ये आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड करेंगी, रिप्लाई देंगी। बट ऐसे मत पूछना कि कैसे हो, क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, तो इनको सीधा डायरेक्ट आप मैसेज करें और ये आपको पूरी आप उसके बारे में जितनी इनको नॉलेज है, अपनी नॉलेज ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच वैष्णवी कि इसने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और आप लोगों की हेल्प की। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और अच्छी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोस ज़रूर शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। अगर आप नए हो, जैसा कि मैंने पहले बोला, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि आपको आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।